बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हम ऐसी थियरीज डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल की शेप के मुतल्लिक हों। सिंपल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जनरली एक्वायर लीनियर, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल एंड एंगुलर शेप्स ईटीसी। आमतौर पे तो मॉलिक्यूल्स की शेप इन्हीं में से कोई होती है, जैसे कि एंगुलर, लीनियर, टेट्राहेड्रल या पिरामिडल। और इन शेप्स को दीज शेप्स कैन बी डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली। इन शेप को एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन किया जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते होते हैं, फिर पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल की कैसी शेप है। हाउएवर ऑल्सो प्रिडिक्टेड ऑन थियोरेटिकल बेसिस। लेकिन थियोरेटिकल बेसिस पे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। थियोरेटिकल मतलब आपके अपने हिसाब किताब से, बगैर एक्सपेरिमेंट किए अंदाज़ा लगाएं कि इसकी शेप उसूलन किस तरह की हो सकती है। Beside VBT, there are two more significant theories which describe the shape of molecule. VBT के अलावा नीचे लिखा गया है कि दो थियरीज हैं जो मॉलिक्यूल की शेप को बताती हैं। जब हमने VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि VBT मॉलिक्यूल्स की शेप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और ना ही इसकी डिटेल आपकी किताब में लिखी हुई थी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, उसका तो शेप से कोई वास्ता ही नहीं है। तो आगे जो दो थियरीज हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, जिसको वेस्पर भी कहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो आज की वीडियो में हम वेस्पर को कवर करेंगे। दिस अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज ड्यू टू सिजविक एंड पॉल इन 1940। 1940 में सिजविक और पॉल, इन दोनों ने ये थियरी पेश की थी। They pointed out that the shapes of a molecules can be determined by the repulsion between the electron pairs present in valence shell of central atom. इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल की शेप इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन, उसके जरिए पता लगाई जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? पेयर में हमेशा दो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर नाम से ही पता चल रहा है, बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना है उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। देखिए ये है HCl का मॉलिक्यूल। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद है ना, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल यानी कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कौन सी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पता लगाने का आसान तरीका होता है उसका ग्रुप नंबर। पीरियोडिक टेबल में देख ले उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कौन सा है। क्लोरीन 7th ग्रुप में आता है, इसलिए वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहाँ पे देखें, क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि HCl मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो यहाँ पे देखें आप, एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का और एक है हाइड्रोजन का, और मिल के ये जो पेयर बना है इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक है। और ये जो बाकी सारे क्लोरीन में पेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया उनको कहते हैं लोन पेयर्स। HCl मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर्स है। ये देखें, ये है वाटर का मॉलिक्यूल H2O, यानी ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑक्सीजन, इसका ग्रुप नंबर होता है 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ने तो अलग अलग 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए 2 हैं इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स। और ये वाले जो 4 एटम्स इसके अंदर फारिग हैं इनको कहते हैं लोन पेयर। तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर्स वो जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, और लोन पेयर्स जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, इसके बारे में ही लिखा हुआ है। बॉन्ड पेयर्स जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उसके बाद बनते हैं।
और बॉन्ड पेयर्स को एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और लोन पेयर्स सेंट्रल एटम के ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं जो हिस्सा नहीं लेते हैं बॉन्डिंग में। इनको नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहते हैं और ये भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, being similarly charged, that is negative, the bond pairs as well as lone pairs repel each other। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, बॉन्ड पेयर्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब पता है ना, इनको एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं। जब चार्जेस एक जैसे हों तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। नेक्स्ट, due to repulsion, the electron pairs of central atom try to be as far apart as possible. Hence, they orient themselves in space in such a manner that force of repulsion between them is minimized. तो रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स एक दूसरे से दूर दूर होने की कोशिश करते हैं, जितना दूर पॉसिबली हो सकते हैं उतना दूर होते हैं। देखिए ना, अगर मेरे पास समझ रहे हैं दो मैग्नेट के पोल्स हैं जो एक जैसे हैं, इनको अगर मैं करीब-करीब लाऊँगी तो इनके दरमियान फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दूर-दूर धकेलेंगे। लेकिन अगर इनको मैं दूर-दूर रखूँ, तो अब इनके दरमियान फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन थोड़ी-सी कम हो गई है। जितना पहले धकेल रहे थे, उतना नहीं धकेल रहे, तो ये पोज़ीशन उनकी ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी करते होते हैं, जितना हो सकता है उतना एक दूसरे को दूर धकेलते हैं कि वो फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन कम फ़ील करें। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, इस पहली पिक्चर के अंदर सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, यानी कि इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं। सेकंड पिक्चर के अंदर देखिए, सेंट्रल एटम ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और एक इसके अंदर ऊपर लोन पेयर मौजूद है। तो ये बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन ही ना, इनमें नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए आप देखिए स्पेस में कैसे ये दूर-दूर मौजूद हैं। एक बॉन्ड पेयर कहाँ है, एक बॉन्ड पेयर किस तरफ है, लोन पेयर किस तरफ है, ताकि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स स्पेस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन कम से कम हो सके। यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है कि मल्टीपल बॉन्ड्स जैसे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उनको सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाता है वेस्पर थियरी में, क्योंकि पाई बॉन्ड एक मॉलिक्यूल की शेप बताने में, उसकी ज्योमेट्री बताने में कोई बेसिक रोल नहीं प्ले करता। तो इसलिए जब ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा होता है और बाकी पाई होते हैं ना, तो हम उनको अलग-अलग बॉन्ड्स लेने की बजाय शेप के हवाले से बस एक ही कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फोर्स ऑफ रिपल्शन बताई गई है बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स में। देखें, लोन पेयर और लोन पेयर इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके अंदर ज़रा फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होती है और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों के मुकाबले में कम होती है। क्यों? ज़रा ये मैं आपको बताती हूँ। जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, वो बनते हैं केमिकल बॉन्ड से, तो उनको 2 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे वाटर में देखें, इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन भी अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन भी। तो अट्रैक्शन की वजह से इनमें कम रिपल्शन होती है। लेकिन जो लोन पेयर्स हैं, उनको सिर्फ एक एटम ही अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से लोन पेयर्स ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं और बॉन्ड पेयर्स कम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होती है, फिर उससे थोड़ी कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है और सबसे कम रिपल्शन होती है दोनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान। फिफ्थ पॉइंट वही जो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने की सूरत में भी हम उस सारे को एक ही बॉन्ड कंसिडर करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड का ज्योमेट्री बताने में कोई रोल नहीं होता और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं कितने, यानी कि टोटल बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। अब आगे 5 शेप्स दी गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लीनियर शेप। दिस शेप इज फाउंड इन AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम A contains 2 bond pairs only।
The equal repulsion of these two bond pairs of electrons extend the corner atoms X at 180 degree angle and makes linear shape. AX2 टाइप यानी बीच में एक एटम हो जिसको वो A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइड पे दो एटम्स हो जिनको X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल इस तरह का हो AX2 टाइप। और साथ में सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स मौजूद हो, कोई भी लोन पेयर ना हो। सेंट्रल एटम ने क्योंकि दो ही बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसलिए सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स हों। तो वो दोनों बॉन्ड पेयर्स बिल्कुल बराबर बराबर कॉर्नर्स पे चले जाते हैं और 180 डिग्री का एंगल बन जाता है और इस शेप को कहते हैं लीनियर शेप। जैसे कि BeCl2, C2H2, CO2, इन तीनों की शेप लीनियर होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की शेप देखते हैं। बीच में है कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 4। एक ऑक्सीजन के साथ भी इसने दो बॉन्ड बनाए हैं, दूसरे के साथ भी इसने दो बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए इसके अंदर लोन पेयर कोई भी नहीं है। और डबल बॉन्ड्स को हमने पढ़ा है कि हम उसको सिंगल ही कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। नेक्स्ट है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। दिस शेप इज फाउंड इन AX3 type molecules where the central atom A possesses only 3 bond pairs of electrons. मॉलिक्यूल हो AX3 टाइप यानी बीच में एक सेंट्रल एटम हो और X यानी कि तीन साइडों पे एटम्स हों और तीन ही बॉन्ड बने हुए हों यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हो, लोन पेयर इसके अंदर भी कोई मौजूद ना हो। इन तीनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल बन रहा होता है 120 का और जो शेप बनती है इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसके एग्जांपल्स हैं BF3, C2H4, AlCl3। BF3 की एग्जांपल देखते हैं। बोरोन में 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तीनों फ्लोरीन के एटम्स के दरमियान 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। C2H4 इसको देखते हैं। इसके अंदर दो कार्बन एटम्स हैं और एक कार्बन एटम ने टोटल 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी उस कार्बन एटम को आप समझ लें A और उसके अराउंड है 3 X। एक बॉन्ड तो उसने दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है और दो बॉन्ड्स उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। तो एक कार्बन एटम ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो है ट्राइगोनल प्लेनर और दूसरे कार्बन एटम का भी है ट्राइगोनल प्लेनर। टेट्राहेड्रल शेप। Molecules which have tetrahedral shape are categorized into AX4 type, यानी कि सेंटर में एक एटम मौजूद हो और उसके इर्द गिर्द 4 एटम्स मौजूद हो। इसके अंदर टोटल 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि 4 बॉन्ड पेयर्स मौजूद होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं होता। और इन 4 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है 109.5 डिग्री का। जैसे कि आप इस शेप को देखिए, इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं CH4, C2H6 ETC। अच्छा, ये जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर 4 कोने होते हैं इसको टेट्राहेड्रन कहते हैं और इस शेप को टेट्राहेड्रल शेप। इन चारों एटम्स में बॉन्ड बिल्कुल इक्वल है 109.5 डिग्री का। आगे है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। This is a cone-like shape with a tetrahedral base and found in the molecules of AX3E type. सेंटर में एक एटम होता है, उसके इर्द गिर्द 3 एटम्स होते हैं और E रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर को कि एक लोन पेयर मौजूद होता है। दिखने में इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें भी 4 हैं जैसे कि टेट्राहेड्रल शेप में थे, लेकिन टेट्राहेड्रल शेप में सारे ही बॉन्ड पेयर्स थे, इसके अंदर एक लोन पेयर है। जब हमने ऊपर ऑर्डर देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि लोन पेयर्स ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी कि जो 3 एटम्स हैं वो नैरो हो जाएंगे, ज़रा करीब करीब आ जाएंगे, कौन जैसी शेप बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखें अमोनिया NH3, इसके अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 जो है वो लोन पेयर की सूरत में यहाँ पे मौजूद है, तो इस शेप को हम कहते हैं ट्राइनल पिरामिडल शेप, जो दिखने में थोड़ी बहुत कोन जैसी लगती है। और इन एटम्स के दरमियान बॉन्ड होता है 107 डिग्री का। आगे है एंगुलर शेप। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एंगुलर शेप आर H2O, H2S, etc.
H2O इसकी शेप तो हमने पहले भी देखी है। क्या होता है इसके अंदर? AX2E2 यानी एक सेंट्रल एटम है, उसके गिर्द 2 एटम्स हों और साथ में उसके अंदर 2 लोन पेयर्स हों। तो उससे जो शेप बनती है उसको कहते हैं एंगुलर शेप। तो हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की एंगुलर शेप होती है। इस पैराग्राफ के अंदर सारी डिटेल ही लिखी गई है कि एक सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी है, क्योंकि 2 ही लोन पेयर्स हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं। लेकिन क्योंकि लोन पेयर्स में रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा जगह लेंगे और जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको धकेलेंगे, तो इसलिए एंगुलर ज्योमेट्री बनेगी। और ये जो दोनों एटम्स होते हैं, इनके दरमियान एंगल बन रहा होता है 104.5 डिग्री का। ये सारी डिटेल इस टेबल में भी उन्होंने लिखी हुई है। टाइप सबसे पहले लिखी हुई है, उसके बाद बताया हुआ है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं और उन एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं और ज्योमेट्री किस तरह की बनेगी। फिर उन्होंने शेप भी बना के दिखाई हुई है और एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल 3.1 लिखी हुई है, इसको देखते हैं। Predict the shape of CH4, NH3, H2O and Ca2 molecules on the basis of Whisper theory. सबसे पहले है CH4 मॉलिक्यूल। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। सबसे पहले तो इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। ये जो डॉट्स लगा के स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है इसको कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होती है। वैलेंसी वाला मैंने आपको इस चैप्टर की पहली वीडियो में बताया था। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसने चारों बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो अब आप देखें कि इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल इस तरह से। आगे है NH3 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। यानी कि नाइट्रोजन के पास है 3 बॉन्ड पेयर्स और एक है लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, कोन जैसी। H2O मॉलिक्यूल, इसके अंदर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इसका मतलब इसके अंदर है 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 हैं लोन पेयर्स। तो इसकी ज्योमेट्री होगी एंगुलर। CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 ही इसने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ इसने डबल डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और ज्योमेट्री के लिए हम डबल बॉन्ड को सिंगल ही कंसिडर करते हैं। और सिर्फ 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। डू यू नो, इस पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सेंट्रल एटम ज्यादा है, तो फिर हम बारी बारी दोनों सेंट्रल एटम्स को लेंगे और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है इथीन C2H4। इसकी ज्योमेट्री मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि हम एक कार्बन एटम को लेंगे और उसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन के साथ इसने जो डबल बनाया हुआ है उसको तो हम सिंगल ही कंसिडर करेंगे, इसलिए हो गए 3। तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। आगे सेल्फ असेसमेंट में देखें, 3 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और उनकी शेप प्रेडिक्ट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहला है BF3। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीनों ही इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है CS2। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसने सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में बताया था ना कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ग्रुप नंबर से।
सल्फर 6th ग्रुप में आता है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से दूसरे सल्फर ने भी किया। सल्फर के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी वो चाहता है 8 हो जाए। तो इसलिए इसने 2 को इस्तेमाल करके 2 बॉन्ड बना लिए ताकि टोटल 8 हो जाए वैलेंस शेल में। तो इस तरह से कार्बन 2 सल्फर एटम्स के साथ कंबाइन हो गया और डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। नेक्स्ट है CBr4। कार्बन इसने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कार्बन के वैलेंस शेल में तो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और ब्रोमीन इसमें आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ब्रोमीन है 7th ग्रुप में। 7th ग्रुप के मेंबर्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें आता है ना ब्रोमीन। तो कार्बन ने 4 ब्रोमीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसकी ज्योमेट्री बन गई टेट्राहेड्रल। अस्सलामुअलैकुम।